नमस्कार। पाठ्यक्रम के डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है। आप सब लोगों को आज़ादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम अपने उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, देश को आज़ाद करवाया। लेकिन क्या देश के आज़ाद होने के बाद उस आज़ादी को बरकरार रखने में, उस आज़ादी को बनाए रखने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, क्या हमारी पीढ़ी उन बलिदानों के बारे में जानती है, उन हुतात्माओं के बारे में जानती है? आइए हम एक प्रयास करते हैं उन परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जानने का, जिन्होंने देश की आज़ादी को बनाए रखने में, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखने में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे वीर गति को प्राप्त होते हैं। आज पहला वीडियो उन मेजर सोमनाथ शर्मा की याद में इस पाठ्यक्रम के डिजिटल चैनल पर आप देखेंगे। यह वीडियो मैं पाठ्यक्रम के संरक्षक रहे माणक जी भाई साहब को समर्पित करना चाहूंगा, जिनका थोड़े दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया था। वे लंबे समय तक पाठ्य भवन में रहे। सरल स्वभाव के माणक जी भाई साहब से मुझे भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम इस मेजर सोमनाथ शर्मा की याद में बनने वाले वीडियो से इस श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। जब हम कश्मीर की बात करते हैं, मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं तो मुझे याद आता है कि कभी अमीर खुसरो ने उस कश्मीर के बारे में कहा था कि गर फिरदौस बर्रू है, जमीअस्त हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्तो। यदि कहीं धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। वह कश्मीर जिसके अंतिम महाराजा हरि सिंह डोगरा, जिन डोगराओं का संबंध जयपुर के कछवाहा वंश की खंगारोत शाखा से रहा था, अपने कश्मीर को आजाद रखना चाहते थे। अंग्रेजों का शासन समाप्त हो रहा था। देशी रियासतों के सामने 3 विकल्प थे। वे भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, अपनी रियासतों को स्वतंत्र रख सकते हैं। महाराजा हरि सिंह चाहते हैं कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बना दिया जाए। जैसे दुनिया भर के पर्यटक यूरोप के उस छोटे से देश स्विट्जरलैंड के अंदर जाते हैं, उसी प्रकार दुनिया भर के पर्यटक कश्मीर में भी आएंगे। कश्मीर उसी प्रकार की प्राकृतिक छटा को लिए हुए है। अफसोस हरि सिंह जी इस बात को नहीं समझते थे कि उस कश्मीर के एक तरफ पाकिस्तान है जिसका नाम पाक है, बाकी उसके इरादे नापाक थे। उस पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना यह चाहता है कि 2,22,870 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई उस कश्मीर रियासत में अपना अंतिम समय गुजारे। पाकिस्तान की शुरू से उस कश्मीर पर आंखें थी। हरि सिंह जी कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं मिलाना चाहते, ना भारत में मिलाना चाहते हैं। वे भारत और पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहते हैं, यथा स्थिति समझौता, जैसा है वैसा के वैसा रहने दिया जाए। 12 अगस्त 1947 आजादी से ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल समझौता कर लेता है। भारत ने ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत ये चाहता था कि कश्मीर का पूर्ण विलय भारत में किया जाए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए जाए। देश आजाद होता है, पाकिस्तान अपनी रणनीतियां बनाना प्रारंभ करता है। मेजर ओंकार सिंह कलकट उन दिनों बन्नू नाम का एक शहर जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर कार्यरत है। विभाजन हुआ ही है, इधर से उधर लोगों की आवाजावी लगी हुई है। मेजर ओंकार सिंह कलकट, जो आगे चलकर मेजर जनरल बने थे, उनको एक गोपनीय पत्र मिलता है। ऑपरेशन गुलमर्ग, तारीख लिखी थी 20 अगस्त 1947, अर्थात पाकिस्तान अपनी चालें आजादी के ठीक 5 दिन बाद प्रारंभ कर चुका था। गोपनीय पत्र यह कहता है कि 18 अक्टूबर को कुछ कबीलाई, कुछ कबायली, कुछ लश्कर के मलिक, पाकिस्तान के कुछ जैसियों
सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजी सेना से हटाए गए कुछ पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी एबोटाबाद में एकत्रित होने वाले हैं। वही एबोटाबाद जहां पर बाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को गिरफ्तार किया था। मेजर ओंकार सिंह कलकट को यह बात ठीक समझ में आती है कि पाकिस्तान क्या करने वाला है। जब उनके सीनियर अफसरों को इस बात का पता चला, उन पर पहरा बिठा दिया गया, एक गार्ड बाहर छोड़ दिया गया, लेकिन वो किसी तरह वहां से बच निकले। वो दिल्ली आते हैं, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी को सारी स्थिति बताते हैं। दुर्भाग्य से उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। उधर पाकिस्तान अपनी योजना को क्रियान्वित करने जा रहा है। पाकिस्तान का मेजर जनरल अकबर खान, जो कि उस ऑपरेशन गुलमर्ग का मुख्य कमांडर था, जिसने बाद में रेडर्स इन कश्मीर नामक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक को यदि पढ़ा जाए तो पाकिस्तान के उन दावों की धज्जियां उड़ती है जो उसने बाद में यूएनओ में दिए थे कि हमला हमने नहीं बल्कि कबाइलियों ने किया था। हर 10 कबाइलियों के बीच में एक पाकिस्तानी सैनिक, हर 100 सैनिकों के बीच में एक पाकिस्तानी वीसीओ, पाकिस्तान के सेना से रिटायर्ड लोग, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में छोड़ दिए गए पाकिस्तानी सैनिक, कबाइली लश्करों के मलिक, पाकिस्तानी सेना के जवान, तमाम लोग उस सेना के अंदर शामिल थे। 22 अक्टूबर को विधिवत शुरुआत होती है इसकी। मुजफ्फराबाद कश्मीर का एक शहर, जिसे आजकल हम पीओके में मानते हैं, पाकिस्तान की सेना हमला कर देती है कबाइलियों के भेष में। स्थितियां विकट तब हो जाती है जब जम्मू कश्मीर सेना के मुस्लिम सैनिक उस सेना के साथ में मिल जाते हैं। वजीर को मार दिया गया, बाकी अपने साथ के सैनिकों को मार दिया गया। महाराज हरि सिंह को लगा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल को भेजा कि जाओ और स्थिति को संभालो। 150 लोगों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ राजेंद्र सिंह अपने महाराजा को सलामी देकर वहां से निकलते हैं। वो जानते थे इस बात को कि एक लंबी चौड़ी पाकिस्तानी सेना जो कि कबाइलियों के भेष में, उसको रोकना संभव नहीं है। उरी, हाँ वही उरी जिस पर आपने फिल्म देखी है, वहां पर एक पुल बना हुआ था। राजेंद्र सिंह जामवाल अपना पूरा दिमाग लगाते हैं और उस पुल को तोड़ देते हैं ताकि कबाइली आगे ना बढ़ पाए। पर कबाइली कई दिशाओं से आगे बढ़ रहे थे। पुल का निर्माण भी उन्होंने दोबारा कर लिया था, पर राजेंद्र सिंह जामवाल किसी भी प्रकार से उनको 4 दिन तक आगे की तरफ बढ़ने से रोकने में कामयाब हो गए थे। 26 अक्टूबर को राजेंद्र सिंह जामवाल ने वीर गति प्राप्त की उरी रामपुर सेक्टर में, जिन्हें कालांतर में भारत का प्रथम महावीर चक्र प्रदान किया गया था। 26 अक्टूबर को बारामूला पहुंच जाती है पाकिस्तानी सेना। वो भीषण नरसंहार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार, लोगों को घरों से निकालकर मारना। प्रारंभ में ऐसा हिंदू, बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन जनता के साथ किया गया, लेकिन कालांतर में पाकिस्तानी सेना अपने असली रूप में आई और उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, भले ही चाहे सामने मुस्लिम आए हो। 26 अक्टूबर को बारामूला पहुंचने तक हरि सिंह जी लगातार भारत सरकार से संपर्क साध रहे थे कि हमारी सहायता की जाए। भारत सरकार का यह मानना था कि जब तक कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करेगा, भारतीय सेना कश्मीर की सहायता के लिए नहीं जा सकती। किंतु परंतु कई और है, प्रधानमंत्री नेहरू अपने पसंदीदा नेता शेख अब्दुल्ला के हाथ में सत्ता दिलवाना चाहते थे। 22 सितंबर को बारामूला वाला घटना से लगभग 1 महीने पहले उनको जेल से रिहा कर दिया गया था। अगला 1 महीना शेख अब्दुल्ला ने और सरकार के मंत्रियों ने दिल्ली की दावतों में बिता दिया था। वे इस राजनीतिक गतिरोध को तोड़ नहीं पाए थे। कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। अंततः 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देते हैं।
27 अक्टूबर को भारतीय सेना विधिवत रूप से कर्नल रंजीत रॉय के नेतृत्व में पहली टुकड़ी श्रीनगर पहुंचती है। 31 अक्टूबर को 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड एलपी सेन, जिन्होंने सिलेंडर वॉज द थ्रेड नामक पुस्तक लिखी थी इन युद्धों पर, डीएसओ के सम्मान से सम्मानित एलपी सेन के नेतृत्व में 4 कुमाऊं रेजिमेंट, 1 पंजाब रेजिमेंट, 1 कुमाऊं पेरा वहां पर पहुंचती है। उनमें से 4 कुमाऊं जो है उसकी डी कंपनी जो है उसको संभाल रहे हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। हमारी कहानी का मुख्य किरदार यहां से प्रारंभ होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा एक हॉकी मैच में खेलते हुए घायल हो गए थे, इसलिए उनके बाएं हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। उनकी डेल्टा कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो श्रीनगर एयरफील्ड का ध्यान रखे, क्योंकि कबाइलियों की योजना थी कि श्रीनगर एयरफील्ड पे कब्जा कर लिया जाए ताकि श्रीनगर को ब्लॉक कर दिया जाए, और यदि श्रीनगर पर कब्जा कर लिया जाता है तो कश्मीर घाटी को पूरी तरीके से भारत में अलग करने में सफल हो जाते। सूचना थी कि 3 तरफ से कबाइली आ रहे हैं। वे वुलर झील की तरफ उत्तर से आ रहे थे, वो मुजफ्फराबाद, बारामूला, पाटन के रास्ते से आ रहे थे, और वो गुलमर्ग के रास्ते से आ रहे थे। श्रीनिवास कुमार सिन्हा, जो कि उस समय आर्मी के एक ऑफिसर थे, जो कालांतर में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हुए और उपसेना प्रमुख बने और बाद में असम और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, याद करते हुए बताते हैं कि 2 नवंबर को वे मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ श्रीनगर के एयरफील्ड पर किट बैग के ऊपर बैठे हुए चाय पी रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा इस बात से थोड़े परेशान थे कि उनकी टुकड़ी को एक निष्क्रिय भूमिका में रख दिया गया था, जहां उनका काम श्रीनगर आने वाले सैनिकों का सामान उतारना और चढ़ाना था। सिन्हा बताते हैं कि उन्होंने कहा कि आपका यह काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिन्हा उसी रात दिल्ली लौट आए थे। वो नहीं जानते थे कि अगले 24 घंटे में मेजर सोमनाथ शर्मा को वह जिम्मेदारी मिलने वाली है जो श्रीनगर एयरफील्ड की रक्षा करेगी। ना केवल वो जिम्मेदारी मिलने वाली है, बल्कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मेजर शर्मा अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत का पहला परमवीर चक्र प्राप्त करेंगे। 3 नवंबर को यह समाचार मिला कि श्रीनगर एयरफील्ड से लगभग 2 मील दूर दक्षिण पश्चिम में एक बड़गांव नाम का गांव है, जो कि श्रीनगर से लगभग 8 मील दूर पड़ता है। वहां पर कबाइली आ चुके हैं। 3 टुकड़ियां उस तरफ भेजी गई, 3 कंपनी उस तरफ भेजी गई। 4 कुमाऊं की कंपनी अल्फा, 4 कुमाऊं की कंपनी डेल्टा मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में, और 1 कुमाऊं पेरा कैप्टन रोनाल्ड वुड के नेतृत्व में। इन तीनों को बड़गाम में चौकसी करनी थी। 1 कुमाऊं पेरा को बड़गाम से आगे बढ़ते हुए मगाम जाना था, वहां 1 पंजाब से उनको मिलना था, और यदि कोई हलचल ना हो तो 1 बजे के आसपास तक उनको वापस श्रीनगर एयरफील्ड पहुंच जाना था। 4 कुमाऊं की ए तथा बी, अल्फा और डेल्टा कंपनी को बड़गाम में रहना था। 2 बजे तक अल्फा कंपनी को लौट जाना था, और स्थितियां सामान्य हो तो 3 बजे तक डेल्टा कंपनी को वहां से लौट जाना था। मेजर सोमनाथ शर्मा बड़गाम पहुंचने के बाद समाचार भेजते हैं कि 4 कुमाऊं ने पश्चिम दिशा में तथा 1 कुमाऊं पेरा ने दक्षिण पूर्व के अंदर अपनी पोजीशन ले ली है, तथा वहां खंदकें खोद ली गई है। बड़गांव में एक अजब से किस्म की शांति नजर आ रही थी। छितराए वैसे गांववासी डरे सहमे से नजर आ रहे थे।
ज्यादा कोई हरकतों को ना देखकर वन कुमाऊं पेरा वहां से आगे बढ़ती है, मगाम में वन पंजाब से मिल जाती है तथा 1 बजे तक श्रीनगर एयरफील्ड वापस लौट जाती है। स्थितियां अभी तक सामान्य है। 1:30 बजे के आसपास 4 कुमाऊं की कंपनी अल्फा वहां से वापस लौटती है। मेजर सोमनाथ शर्मा 2 बजे यह संदेश भेजते हैं कि अल्फा यहां से निकल चुकी है। सूरज लगभग सर के ऊपर चढ़ाया था। मेजर शर्मा अपने बाएं हाथ में प्लास्टर बांधे हुए सूरज की तरफ अपनी मिचमिची आंखों से देखते हैं। सूरज जैसे जैसे ढलेगा उससे पहले उनको वापस श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ लौटना था। वो सोच रहे थे कि यदि यहां से जल्दी निकल गए तो अंधेरा आने तक वे श्रीनगर एयरफील्ड पहुंच जाएंगे। इसके लगभग आधे घंटे बाद दोपहर के 2:30 बजे वो डरे सहमे से गांव वाले अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। समस्या यह थी कि अब मेजर सोमनाथ शर्मा के पास केवल 90 सैनिक थे। समस्या यह भी थी कि सामने जिन्होंने फायरिंग खोल रखी है, जो गांव वालों के भेष में कबायली है, उन्होंने आगे औरतों तथा बच्चों को कर रखा है। वो कुछ संभलते, कुछ कर पाते, इतने में पश्चिम दिशा से कबायलियों का एक बड़ा हमला हो चुका था। लगभग 700 कबायली, 90 भारतीय सैनिक मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में 1:7 है। ये संदेश भेजा गया पीछे कि हमें कवर दिया जाए। उन्हें कहा गया कि बहुत जल्दी आपकी सहायता के लिए टुकड़ी पहुंच रही है। वन पंजाब, वन कुमाऊं पेरा आपकी सहायता के लिए आएगी। तो मेजर शर्मा इस बात को जानते थे कि जब तक वो आएंगे तब तक इन कबायलियों को यहां पर रोकना बेहद जरूरी है। यदि ये कबायली श्रीनगर एयरफील्ड पहुंच गए तो ना केवल श्रीनगर एयरफील्ड पे कब्जा कर लेंगे, बल्कि श्रीनगर को बाकी भारत से काट देंगे, कश्मीर को बाकी भारत से काट देंगे। भारतीय सेना की जो घाटी में आवाजाही है वो बाधित हो जाएगी। आपने मात्र 90 सैनिकों के साथ मेजर लड़ने का फैसला लेते हैं। वे जानते थे कि सैनिकों को प्रोत्साहित रखना जरूरी है। बाएं हाथ में प्लास्टर बंधे होने के बावजूद वे खुले मैदान में आकर गोलियों की बौछार की परवाह किए बिना अपने सैनिकों के पास जा जाके उनका हौसला बढ़ा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि घायलों की और शहीदों की संख्या बढ़ रही है अपने सैनिकों की, एक हाथ से वे मशीन गन लोड कर करके अपने सैनिकों को दे रहे थे। क्या अद्भुत व्यक्तित्व रहा होगा उस 25 वर्षीय नौजवान का। खुले मैदान में चलती गोलियों के बीच, जब आपको पता हम संख्या में बहुत कम है, केवल इसलिए डटे रहना कि देश को बचाना जरूरी है, बिरले लोग ही कर पाते हैं। उनका अंतिम संदेश था पीछे, दुश्मन हमसे 50 गज की दूरी पर है, हम संख्या में बहुत कम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक एक एक गोली और एक एक सिपाही जिंदा है तब तक हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि उनको संदेश ये दिया गया था कि आप पीछे आ जाइए। वो अपने ब्रेन गनर के पास में खड़े हुए हथियार लोड कर रहे थे, तभी एक खुले हुए बारूद में एक गोला आकर गिरता है। मेजर शर्मा, उनके सहायक, उनके जेसीओ, मशीन गन चलाने वाले सिपाही शहीद हो जाते हैं। पर मेजर शर्मा शहीद होने से पहले अपने बाकी साथियों को इतना हौसला दे गए थे कि बाकी साथियों ने मेजर शर्मा के शहीद होने के बावजूद लड़ाई को जारी रखने का फैसला लिया। मेजर सोमनाथ शर्मा 5 घंटे तक उन कबायलियों को वहां पर रोकने में कामयाब हो गए थे। कहानी का एक और किरदार यहां पर उभर कर आता है, लांस नायक बलवंत सिंह। जब गोला बारूद बहुत कम बचे थे,
उस भारत माता के सपूत बलवंत सिंह ने अपने साथी सैनिकों को कहा कि सभी के यहां मरने में कोई औचित्य नहीं है, आप बाकी लोगों को यहां से निकल जाना चाहिए, ये सारा गोला बारूद मुझे दे दीजिए, अगले कुछ मिनटों तक मैं इनको यहां पे रोक के रखने में कामयाब रहूंगा। बाकी सैनिकों को पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते से निकाला गया। लांस नायक बलवंत सिंह अपने 3 अन्य सिपाहियों के साथ उस बाकी बचे हुए गोला बारूद को लेकर कबायलियों पर फायरिंग करते हैं। अंतिम समय तक वो पीछे नहीं हटे थे वहां से। तब तक पीछे से सहायता आ चुकी थी। मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता, 20 अन्य सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, 26 अन्य सैनिक घायल हुए, कबायली 200 मारे गए थे। अब उन कबायलियों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, आत्मविश्वास टूट चुका था उनको। 90 भारतीय सैनिकों ने उस दिन कश्मीर का इतिहास बदल दिया था। यदि मेजर सोमनाथ शर्मा वो बडगाम की लड़ाई ना लड़े, वो 3 नवंबर 1947 के दिन वो वहां पर ना डटे रहे और दोपहर के उन लम्हों के अंदर अपने कुछ चंद सैनिकों के साथ वो उन कबायलियों के साथ ना भिड़े जो कि वहां की लोकल जनता के सपोर्ट से लड़ रहे थे, तो संभवतः हम पूरा कश्मीर खो देते। उन मेजर सोमनाथ शर्मा को कालांतर में भारत के प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 25 वर्षीय एक लड़का जिनकी लाश भी समझ में नहीं आ पाई थी, उनके जेब में गीता और उनकी पिस्टल से उनके शव की पहचान की गई थी। बचपन से ही अपने दादाजी के साथ में गीता पढ़ने वाले उन मेजर सोमनाथ शर्मा ने वाकई उस दिन निष्काम कर्मयोग का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। वे सच में कृष्ण और अर्जुन की शिक्षाओं से प्रभावित थे। मछली की आंख की तरह उनका निशाना भेद सटीक था। वे जानते थे कि इस समय क्या किया जाना है, वैसा उन्होंने किया। कई बार जीवन में संयोग कितने अजीब होते हैं। जब भारत आजाद होता है तब तक भारतीय सेना को तो सर्वोच्च सम्मान मिलता था, सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस था, जो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता था। आजादी के पश्चात ये बात आई कि अब भारत को अपना जो मिलिट्री अवार्ड्स हैं वो डिजाइन किए जाने चाहिए, बनाने चाहिए। मेजर जनरल हीरालाल अटल को ये जिम्मेदारी दी गई। मेजर जनरल हीरालाल अटल एक डिजाइनर महिला को उनकी डिजाइन बनाने का काम सौंपते हैं, सावित्री खानविलकर। स्विट्जरलैंड में पैदा होने वाली एक लड़की इवा युवान, जिसके पिता हंगरी के और माता रूस की थी, जिसके पिता सोशियोलॉजी के प्रोफेसर और माता रूसो इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, भारत के एक ऑफिसर विक्रम खानविलकर से प्रेम करती है, उनसे विवाह करती है और कालांतर में भारत आकर भारतीय आत्मा में समाहित हो जाती है। हिंदी, संस्कृत और मराठी धाराप्रवाह बोलने वाली सावित्री खानविलकर, जिनका जन्म भले ही भारत में ना हुआ हो, लेकिन वो सच्ची भारतीय आत्मा थी, वे उस परमवीर चक्र का डिजाइन तैयार करती है। आज के बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे कि सावित्री खानविलकर ने जब उस डिजाइन को तैयार किया तो उनके दिमाग में यह था कि क्योंकि सेना का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना है, इसलिए इसकी प्रेरणा कैसी होनी चाहिए। वे भारतीय पौराणिक कहानियों को भली भांति समझने वाली महिला थी। वो ऋषि दधीची को याद करती है। वो महान ऋषि दधीची जिन्होंने दैत्यों को, राक्षसों को हराने के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया था ताकि वज्र तैयार किया जा सके, उसी वज्र को प्रतीक बनाकर सावित्री देवी खानविलकर परमवीर चक्र का डिजाइन तैयार करती है, जिसके बीच में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक
4 वज्र बने हुए, जिनको दोनों तरफ से महाराज छत्रपति शिवाजी की तलवारों ने घेर रखा है। सावित्रीबाई खानविलकर उस भारत के अप्रथम हिंदू योद्धा महाराज छत्रपति शिवाजी से भी उतनी प्रभावित थी। क्योंकि वो एक मराठी परिवार में शादी करके आई थी, तो वह प्रभाव उन पर रहना स्वाभाविक सी बात था। उस परमवीर चक्र का डिजाइन उन सावित्री खानविलकर ने तैयार किया। संयोग यह है कि सावित्री खानविलकर द्वारा तैयार किया गया परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। पहला परमवीर चक्र उन्हीं सावित्री खानविलकर की बेटी कुमुदिनी शर्मा की शादी मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई सुरेंद्रनाथ शर्मा से हुई, जो कि कालांतर में आर्मी में इंजीनियर इन चीफ के पद से रिटायर्ड हुए थे। क्या संयोग है कि क्या सोचा होगा सावित्रीबाई खानविलकर ने कि जिस परमवीर चक्र का मेडल वो डिजाइन करने जा रही है वो उन्हीं की बेटी के जेठ को मिलेगा। सुरेंद्रनाथ शर्मा जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई थे, जो कि आर्मी के इंजीनियर इन चीफ पद से रिटायर्ड हुए थे, बल्कि उनके एक और भाई विश्वनाथ शर्मा 1988 के अंदर भारत के सेना प्रमुख बने थे। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भी भारतीय सेना की मेडिकल कोर से रिटायर्ड हुए थे। उनकी 2 बहनें थी, एक बहन ने आर्मी ज्वाइन की और आर्मी के ऑफिसर से शादी की, उनकी दूसरी बहन ने भी आर्मी के ऑफिसर से शादी की। पूरा परिवार उस सेना के अंदर, उस सेना के जीवन के अंदर रचा बसा था। मेजर सोमनाथ शर्मा भी अपने मामा से बेहद प्रभावित रहे, कृष्णदत्त वासुदेव, जो कि आजादी से पहले की 4/19 हैदराबाद रेजिमेंट के ऑफिसर थे, जो मलाया में जापानियों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक रूप से उस नवयुवक मेजर सोमनाथ शर्मा पर अपने मामा का प्रभाव रहा होगा। कालांतर में वे 8/19 हैदराबाद रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं, जो कि कालांतर में 4 कुमाऊं रेजिमेंट कहलाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी पोस्टिंग बर्मा में अराकान में की जाती है, जहां पर मेजर सोमनाथ शर्मा ने जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वहां पर उनको मेंशन्ड इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया था। एक कहानी है कि अराकान में चल रही उस लड़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि उनकी टुकड़ी का एक सिपाही घायल अवस्था में पेड़ के नीचे बैठा है। उन्होंने कहा अपने उस सिपाही को कि उठो, चलो यहां से। सिपाही ने कहा कि मैं चलने की हालत में नहीं हूं। 19 वर्षीय मेजर सोमनाथ शर्मा ने उस सिपाही को अपने कंधे पर लादा, गोलियों की बौछार के बीच से अपने उस सिपाही को निकाल कर लाए थे। कहते हैं जापानियों ने उनकी इस हिम्मत को देखकर उन पर गोलियां नहीं चलाई थी। वो भी शायद इस हिम्मत की दाद देना जानते थे कि किस प्रकार अपने सिपाही के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा वहां पर अड़ गए थे या उस सिपाही को निकाल कर लाए थे। टीम वर्क क्या होता है ये मेजर बहुत भली भांति समझते थे। बाद में विभाजन के दौरान उनकी पोस्टिंग पंजाब में रेस्क्यू एरियाज के अंदर की गई थी। आज भी सेना की कहानियों में उनकी वो बातें सुनाई जाती है कि किस प्रकार वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए जाया करते थे। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर है, जिसका दरवाजा सोमनाथ दरवाजा है। आज भी कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के जवान वहां पर आते हैं। हिमालय की बर्फ से घिरी हुई चोटियों के बीच का वो रेजिमेंटल सेंटर मेजर सोमनाथ शर्मा की उन कहानियों का साक्षी है। उन नए सैनिकों के अंदर वो जज्बात जरूर भरता होगा, वो जज्बा जरूर भरता होगा जो मेजर ने उस बड़गांव के युद्ध के अंदर दिखाया था। उनके साथ रहे एस.के. सिन्हा, जो कि बाद में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे। याद करते हैं कि जब वो दिल्ली में एडजुटेंट जनरल थे, तब 1980 में दिल्ली में सोम विहार अपार्टमेंट बनाए गए थे उनकी याद में। वो याद करते हैं कि बड़गांव वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था। तो श्रीनगर एयरपोर्ट के ठीक बाहर मेजर सोमनाथ शर्मा की आदमकद मूर्ति लगाई गई थी। भारतीय सेना की प्रेरणादायक कहानियां उन तमाम लोगों को सुननी चाहिए, या मैं कहूंगा पढ़नी चाहिए, जो शॉर्टकट के माध्यम से जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उन बच्चों को सुननी चाहिए जो या तो जीवन के अंदर भटक गए, अपराधों की तरफ मुड़ गए, या इन दिनों जो कि एक नया शब्द हम सुन रहे हैं कि अवसाद में चले गए।
उन तमाम लोगों को भी सुननी चाहिए जो तथाकथित बुद्धिजीवी बनकर भारतीय सेना के शौर्य पर अपनी अंगुली उठाते हैं। जब कभी इस प्रकार की बातें कोई पढ़ेगा और देखेगा कि अपने देश के लिए किस प्रकार लोगों ने जी जान की बाजी लगा दी, इसलिए हम सब आज 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर पाते हैं। 15 अगस्त देश को आजादी मिली थी। उस आजादी को बरकरार रखने में भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों का अमूल्य योगदान है। पता नहीं कितने कितने और किरदार रहे होंगे जिनके बारे में हम संभवतः जानते भी नहीं हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपने जी जान की बाजियां लगाई। ये कहानी थी पहले परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा की। आगे हम और भारतीय सेना के उन हुतात्माओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर दिया था, सर्वोच्च बलिदान दिया था। धन्यवाद।